आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। अब ठान लिया है कि मेरे रसगुल्लों को 2024 के अंतर्गत नौकरी लगा के मानेंगे। अब ठान लिया है कि प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करेंगे। अब ठान ली कि बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, युद्ध भूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। अब वक्त है मन भूमि में खेलने का। अब वक्त है ताबड़तोड़ तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो राजस्थान के अंतर्गत जो जीके का पोर्शन है उसको कंप्लीट थ्योरी लेकर के हम हमारे चैनल पर आए थे, जिसके अंतर्गत हम कंप्लीट थ्योरी कवर कराने वाले थे। इसकी हमने एक क्लास पहले आपको अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने सभ्यताएं देखी थी और सभ्यताओं के अंतर्गत एक कालीबंगा सभ्यता को हम पढ़ चुके थे। अब हमारी ये सेकंड क्लास रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हम आगे की जो सभ्यता है बैराड सभ्यता, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ चुके थे, तो सेकंड नंबर पर जो इंपॉर्टेंट सभ्यता आती है जिसका नाम क्या है, बैराड सभ्यता। क्या हो जाएगा? बैराड सभ्यता है। यह क्या है? सेकंड नंबर पर इंपॉर्टेंट सभ्यता रहने वाली है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वाधिक क्वेश्चन कालीबंगा के आए हैं अब तक, और सेकंड नंबर पर आते हैं बैराड सभ्यता के अंतर्गत से। तो बैराड सभ्यता है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये बैराड जो सभ्यता है यह किस जिले के अंतर्गत स्थापित है, किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो बैराड सभ्यता है यह किसके अंदर स्थित है? तो ये हो जाएगा जयपुर के। किसके हो जाएगा? जयपुर के अंतर्गत स्थित है बैराड सभ्यता। और जो बैराड सभ्यता है यह किस नदी के किनारे बसी हुई है? आपको पता है कि सभ्यता किसी ना किसी नदी के किनारे जरूर बसी हुई है। तो जो बैराड सभ्यता है इसकी जो नदी हो जाएगी, तो यह किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो ये बसी हुई है बाणगंगा। कौन हो जाएगी? बाणगंगा जो नदी है इसके किनारे पर बसी हुई है बैराड सभ्यता, जिसका नाम क्या है? जयपुर के अंतर्गत है बैराड। आपने महाभारत के समय में बैराट जिस्ट में क्या हुआ था कि जो पांडव थे, तो पांडवों के और कौरवों के बीच में क्या हुआ था कि ये जो चौसर का खेल हुआ था मामा शकुनी के द्वारा खेला गया था, उसके अंदर छल से पांडवों को वनवास के लिए भेजा गया था। उसके अंतर्गत एक वर्ष था जो अज्ञातवास का था। तो पांडवों के द्वारा जो अज्ञातवास का एक वर्ष है, जो इसी बैराट सभ्यता के, मतलब बैराट नगर कहा जाता है किसको? जयपुर को। तो बैराट नगर के अंतर्गत ही उन्होंने एक वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण किया था। तो महाभारत से भी इसका क्या है? संबंध है। बैराट, वही बैराट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा जो जो बैराड सभ्यता है। तो बैराड सभ्यता के अंतर्गत जो पहाड़ियाँ हैं, क्या हैं? पहाड़ियाँ हैं बैराड सभ्यता के अंतर्गत। तो पहली पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? तो पहाड़ी कौन कौन सी हैं बैराड के अंतर्गत? तो वो हो जाएंगी पहाड़ियाँ। तो पहाड़ी के अंतर्गत जयपुर के अंतर्गत एक तो हो जाएगी बीजक डूंगरी। कौन सी हो जाएगी? बीजक डूंगरी। तो बीजक डूंगरी जो पहाड़ी है यह कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगी भीम डूंगरी। कौन सी हो जाएगी? भीम डूंगरी है। यह भी कहाँ पर स्थित है? तो यह भी जयपुर के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट जो पहाड़ी है बैराड सभ्यता के अंतर्गत, तो वो हो जाएगी गणेश डूंगरी। कौन सी हो जाएगी? गणेश डूंगरी हो जाएगी। जयपुर के अंतर्गत एक गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, वो किस डूंगरी पर बना हुआ है? तो वो बना है गणेश डूंगरी पर। कहाँ पर बना हुआ है? जो नारायण सिंह सर्कल के पास में गणेश डूंगरी पे जो गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, तो वह एक हो जाएगी महादेव डूंगरी। कौन सी हो जाएगी? महादेव डूंगरी हो जाएगी। ठीक है। तो आपसे कई बार क्या है, पहाड़ियों के अंतर्गत क्वेश्चन आएगा। अरावली के अंतर्गत पहाड़ियाँ दे रखी हैं, तो डूंगरी वाले क्वेश्चन आएंगे ना। तो कोई सी भी डूंगरी देके आपसे जगह पूछी तो वो सब डूंगरियाँ के डूंगरी वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं? तो बैराड सभ्यता के अंतर्गत है, जयपुर के अंतर्गत आ जाएगी। जो बैराड सभ्यता है, तो ये बैराड सभ्यता के अंतर्गत जो इसका क्या है, खोज की है बैराड सभ्यता की खोज। तो ये खोज कब की गई थी? तो बैराड सभ्यता की खोज की गई थी, वो की गई थी 1922 ईस्वी में। कब की गई थी? 1922 ईस्वी में की गई थी बैराड सभ्यता की खोज। और 1922 ईस्वी के अंतर्गत बैराड सभ्यता की खोज है, ये है किसके द्वारा की गई थी? तो इसके जो खोजकर्ता हैं, तो खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? इसके खोजकर्ता हो जाएंगे इसके कौन? वो हो जाएंगे दयाराम साहनी। कौन हो जाएंगे? दयाराम साहनी हैं। दयाराम साहनी हैं, ये क्या हैं? बैराड सभ्यता के खोजकर्ता हैं। तो दयाराम साहनी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो किस वर्ष में इसकी खोज की गई थी, तो वो की गई थी 1922 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है। तो बैराड सभ्यता की खोज पूछे तो 1922 ईस्वी, खोजकर्ता पूछे तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी बैराड सभ्यता की खोज। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उत्खननकर्ता हो जाएंगे बैराड सभ्यता के उत्खननकर्ता। तो उत्खननकर्ता कौन थे इसके, और उत्खनन कार्य है वो कब हुआ था?
तो उत्खनन का जो कार्य है ये 1936 ईस्वी में कब किया गया था? 2 बार हुआ था इसका उत्खनन, 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। तो 1936 ईस्वी में किया गया था। तो वह किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो खोज भी किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा 1922 ईस्वी में। उत्खनन भी 1936 ईस्वी के अंतर्गत दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था पहली बार। तो ये कब किया गया था? फर्स्ट बार किया गया था। तो इसके बाद जो सेकंड बार जो उत्खनन कार्य किया गया था वो किया गया था कब किया गया था? तो 1962-63 ईस्वी में। कब किया गया था? 1962-63 ईस्वी के दौरान किसके द्वारा किया गया था? तो 1962-63 ईस्वी के दौरान 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। 1962-63 ईस्वी में पहले थे नील रतन। कौन थे? नील रतन बनर्जी। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो वो हो जाएंगे कौन से? कैलाश नाथ दीक्षित। कौन थे? कैलाश नाथ दीक्षित। तो पहले थे नील रतन बनर्जी और दूसरे हो जाएंगे कैलाश नाथ दीक्षित थे। इनके द्वारा क्या किया गया था? उत्खनन का कार्य किया गया था। उत्खनन का कार्य 2 वर्षों में हुआ है। पहली वर्ष में हुआ था 1936 ईस्वी में उत्खनन, वो किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा प्रथम बार। दूसरा उत्खनन हुआ है वो 1962 से लेकर 63 ईस्वी के बीच में हुआ था और यह किसके द्वारा किया गया था? नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया था। इसके अलावा यहाँ से क्या मिलते हैं? तो यहाँ से चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं? तो आदि मानव, क्या? आदि मानव काल। आदि मानव काल। तो आदि मानव काल के जो चट्टानी चित्र मिले हैं, तो यहाँ से क्या मिले हैं? बैराट सभ्यता जयपुर के अंतर्गत से। तो आदि जो मानव काल के क्या हैं? चट्टानों पर क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं। तो आदि मानव काल के चट्टानी चित्र मिले हैं। मतलब आदि मानव काल के समय के जो क्या है चित्र हैं वो चट्टानों पर बने हुए कहाँ मिले? किस सभ्यता से मिले हैं? तो बैराट सभ्यता से मिले हैं। और इसलिए इसे क्या है? पुरातत्व की चित्रशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो जयपुर की जो बैराट सभ्यता है, यहाँ से क्या है? आदि मानव काल के जो चित्र मिले हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पुरातत्व की क्या कहा जाता है? चित्रशाला। पुरातत्व की क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है। तो पुरातत्व की चित्रशाला बैराट सभ्यता को क्यों कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किस कारण? क्योंकि यहाँ से आदि मानव काल के चट्टानी चित्र मिले हैं। इसके अलावा जो और जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में कि जो जानकारियाँ यहाँ से किस किस चीज़ की मिलती हैं। तो बैराट सभ्यता से जो जानकारी हमें मिलती हैं तो वो किस किस चीज़ की जानकारी मिलती हैं? तो पहली जानकारी मिलती है यहाँ से किस चीज़ की? मत्स्य जनपद की। तो पहले क्या था? एक मत्स्य जनपद था। कौन सा मत्स्य जनपद था? और मत्स्य जनपद था मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य जो महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी, तो उसकी राजधानी कौन थी? तो उसकी राजधानी हो जाएगी विराटनगर। तो उसकी राजधानी कौन सी थी? तो वो हो जाएगी विराटनगर। जो जयपुर है यह पहले मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी थी। नेक्स्ट हो जाएगा कि यहाँ से क्या मिलते हैं? जो पांडव महाभारत, आपने जो महाभारत है, महाभारत देखी होगी, उसके अंतर्गत जो पांडवों के लिए क्या मिलता है? अज्ञातवास मिलता है 13 वर्ष की। जो उसकी भी जानकारी किससे मिलती है? तो बैराट सभ्यता से मिलती है। तो यहाँ से क्या है? यहाँ से पांडवों, तो यहाँ से बैराट सभ्यता जयपुर से पांडवों के अज्ञातवास, तो अज्ञातवास की जो जानकारी है वो मिलती है। तो अज्ञातवास वर्ष था, इनको जो टोटल 13 वर्ष का वनवास लगा था, जिसके अंतर्गत 12 वर्ष का जो वनवास था और 13 वर्ष जो 13वां वर्ष था, कौन सा नंबर का? 13वां वर्ष का, मतलब 1 वर्ष। तो 13वें नंबर का जो वर्ष था इसमें उन्होंने क्या है? अज्ञातवास जीवन जिया था। तो अज्ञातवास के लिए क्या है? जयपुर के अंतर्गत विराटनगर के अंतर्गत छुप कर रहे थे ये 1 वर्ष 13वीं वर्ष के लिए। 12 वर्ष तो वनों में काटे थे और 13वीं वर्ष काटी थी कहाँ पर? बैराट सभ्यता के अंतर्गत। तो यहाँ से क्या है? 13वें वर्ष की क्या मिलती है? तो जानकारी मिलती है, यहाँ से मिलती है। इसके अलावा यहाँ से जो नेक्स्ट मिलती है हमें जानकारी, मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी विराटनगर थी। और इसके अलावा जो मत्स्य जनपद था उस समय जो विराटनगर थी, तब महाभारत के सामने जो पांडव अज्ञातवास का वनवास काट कर गए थे, तो उस समय जो यहाँ के राजा थे, तो वो राजा कौन थे? तो इसके जो राजा थे वो थे विराट। राजा कौन थे? राजा विराट थे। तो राजा विराट थे यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से जो जानकारी मिलती है, तो बैराट सभ्यता से मौर्य सम्राट कौन? अशोक। तो अशोक का क्या मिलता है? बीजक डुंगरी पहाड़ी से एक शिलालेख मिलता है जिसे बोलते हैं बहुब्री
भाब्रू लघु शिलालेख, क्या बोलते हैं, भाब्रू लघु शिलालेख मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो बेरार सभ्यता से। तो क्या मिलता है, बेरार सभ्यता से किस चीज की जानकारी मिलती है, तो मौर्य सम्राट अशोक। तो मौर्य सम्राट जो अशोक हुए हैं, जो शक्तिशाली शासक थे, इससे क्या है, बीजक डूंगरी जो बेरार सभ्यता है, उससे क्या मिलते हैं, एक जानकारी मिलती है, किसकी, पहाड़ी से कौन सा जो शिलालेख मिलता है, उसका नाम है भाब्रू लघु शिलालेख। तो भाब्रू लघु जो शिलालेख है, शिलालेख, तो भाब्रू लघु शिलालेख है, यह मौर्य सम्राट अशोक का था, और यह कहाँ से मिलता है, बीजक डूंगरी से मिलता है, विराटनगर से मिलता है। नेक्स्ट जो जानकारी मिलती है यहाँ से वो मिलेगी, जो ये शिलालेख है, भाब्री लघु शिलालेख है, तो यह किस भाषा में और किस लिपि के अंतर्गत लिखा हुआ है यह शिलालेख, तो यह लिखा गया है, इसकी जो भाषा है, तो भाषा कौन सी हो जाएगी, प्राकृतिक, कौन सी हो जाएगी, प्राकृतिक भाषा है इसकी, किसकी, जो ये शिलालेख है, भाब्रू लघु शिलालेख है, इसकी जो भाषा है वो प्राकृतिक भाषा है, और इसकी जो लिपि है, तो वह इसकी लिपि कौन सी हो जाएगी, तो ब्राह्मणी लिपि, कौन सी लिपि हो जाएगी, ब्राह्मणी लिपि है, यह कौन सी लिपि हो जाएगी, ब्राह्मणी लिपि। तो लिपि के अंतर्गत पूछे तो ब्राह्मणी लिपि के अंतर्गत लिखा गया है भाब्रू लघु शिलालेख, और भाषा पूछे तो प्राकृत भाषा में लिखा गया है भाब्रू लघु शिलालेख, और यह कहाँ से मिलता है, बीजक डूंगरी जयपुर से मिलता है, बीजक डूंगरी बेरार सभ्यता से मिलता है, और यह सम्राट अशोक का था, तो किसका था, सम्राट अशोक का था यह शिलालेख। नेक्स्ट जो जानकारी मिलती है यहाँ से वो मिलती है, जो भाब्रू, कौन सा, भाब्रू लघु शिलालेख है, तो भाब्रू लघु शिलालेख से, तो भाब्रू लघु शिलालेख है, इससे हमें एक जानकारी मिलती है, किसकी, तो बौद्ध, अशोक जो सम्राट अशोक था उसके बौद्ध होने की, तो किसकी जानकारी मिलती है, अशोक के बौद्ध होने की जानकारी किससे मिलती है, तो भाब्रू शिलालेख से मिलती है, किसकी, अशोक के बौद्ध होने की, बौद्ध होने की जानकारी, तो अशोक के बौद्ध होने की जानकारी भी किस शिलालेख से मिलती है, तो वो मिलती है भब्री शिलालेख से, और भब्री जो शिलालेख है यह बेरार सभ्यता के अंतर्गत पाया गया था। इसके अंतर्गत एक जो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, क्या हैं, बौद्ध धर्म के जो क्या हैं, त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं, पहला हो जाएगा बुद्ध, दूसरा हो जाएगा धम्म, बुद्ध धम्म और संघ, क्या हो जाएगा, बुद्ध धम्म संघ है, ये जो त्रिरत्न कहे जाते हैं, बुद्ध के जो 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म संघ और बुद्ध त्रिरत्न कहे जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उनका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, कहाँ से मिलता है उल्लेख, बहुब्री शिलालेख के अंतर्गत। तो बहुब्री शिलालेख के अंतर्गत हमें अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है, इसके अलावा इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म की जो त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ, उसका उल्लेख मिलता है बहुब्री शिलालेख के अंतर्गत। जो बहुब्री शिलालेख है, तो यह जो शिलालेख है, इससे एक जानकारी और मिलती है कि बहुब्री शिलालेख की पहली बात तो खोज कब की गई थी, तो भब्रू शिलालेख, तो बहुब्री लघु शिलालेख है, इसकी जो खोज है, तो खोज कब की गई थी, तो खोज की गई थी इसकी 1837 ईस्वी में, कब की गई थी, 1837 ईस्वी में की गई थी, और यह किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी कैप्टन, किसके द्वारा, कैप्टन विलियम बर्ट के द्वारा, तो विलियम बर्ट के द्वारा की गई थी, तो कैप्टन विलियम बर्ट के द्वारा की गई थी, किसकी खोज की गई थी, तो वो की गई थी बहुब्री शिलालेख की खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन विलियम बर्ट ने की गई थी। इसके अलावा जो 1840 ईस्वी में कनिंघम बेराट से, क्या है, जो कनिंघम हुआ था, अंग्रेज अधिकारी था कनिंघम, यह बेराट से कलकत्ता ले गए थे, कब ले गए थे, तो कनिंघम जो सम्राट हुआ था वह क्या हुआ था, कनिंघम अंग्रेज अधिकारी नहीं था, सम्राट था, वो क्या हुआ है, बहुब्री शिलालेख है जिसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन विलियम बर्ट ने की थी। इसके बाद में जो कनिंघम है, कौन हो जाएगा, एक सेकंड रुको, जो यहाँ से क्या है, कनिंघम है, और यह कनिंघम ने क्या किया, इस बहुब्री शिलालेख को जो बेराट के अंतर्गत स्थित था, तो बेराट के अंतर्गत से यहाँ से, बेराट से कहाँ पर ले गया था, तो बेराट से कलकत्ता ले गया, इसको उठा के कहाँ ले गया था, कलकत्ता ले गया था। तो कनिंघम है वो क्या है, बेराट से इस शिलालेख को कहाँ ले गया था, कलकत्ता ले गया था।
इसके जो वर्तमान में अभी ये शिलालेख कहाँ पर रखा हुआ है, तो ये वर्तमान में रखा हुआ है किस जगह पे, द रॉयल बंगाल एशियाटिक एसोटिक ऑफ कलकत्ता संग्रहालय में। जो वर्तमान में कहाँ पर रखा हुआ है, तो यह है जो ये वर्तमान में रखा हुआ है किस जगह पे, तो वो रखा गया है द रॉयल बंगाल, किस जगह, द रॉयल बंगाल एशियाटिक, द रॉयल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, किसके अंतर्गत लिखा हुआ है, तो वो रखा हुआ है द रॉयल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता के अंतर्गत जो संग्रहालय बना हुआ है उसके अंतर्गत रखा गया है। तो बहुब्रीज जो शिलालेख है यह बेरार सभ्यता से मिला था। इससे जो जानकारी मिलती है वो अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है। बौद्ध इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का, बौद्ध धम्म संघ का। इसके अलावा जो बहुब्रीज शिलालेख है उसकी जो खोज की गई थी 1837 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, कैप्टन विलियम बर्ड के द्वारा की गई थी। और कनिंगम है जो वो क्या किया, कनिंगम सम्राट कनिंगम के द्वारा बहुब्रीज शिलालेख है उसको बेरार से ले जाकर कहाँ पर पहुँचा दिया, कलकत्ता पहुँचा दिया गया था। और वर्तमान में यह है जो शिलालेख है बहुब्रीज लघु शिलालेख, यह द रॉयल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता जो संग्रहालय है उसके अंतर्गत रखा हुआ है। तो नेक्स्ट जो जानकारी मिलती है यहाँ से वो मिलती है बेरार से हमें अशोक के टाइम के, किसके, अशोक जो सम्राट हुए हैं बहुत शक्तिशाली प्रतापी राजा थे, तो अशोककालीन, तो अशोक के टाइम के क्या मिलते हैं यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, किस किस चीज़ के मिलते हैं। एक तो मिलता है गोल, क्या मिलते हैं, गोल जो बौद्ध मंदिर हैं, क्या हैं, गोल बौद्ध मंदिर हैं, उनके साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, बेरार से मिलते हैं। इसके अलावा जो यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है बौद्ध मठों की, किसकी जानकारी मिलती है, बौद्ध मठ की जानकारी मिलती है यहाँ से। इसके अलावा जो जानकारी मिलती है हमें वो मिलती है बेरार सप्ताह से किसकी, बौद्ध स्तूप, किसकी मिलती है, बौद्ध स्तूप की जानकारी मिलती है यहाँ से। इसके अलावा हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो इससे मिलती है गौतम बुद्ध की, तो किसकी मिलती है, गौतम बुद्ध की जानकारी मिलती है। बुद्ध का नाम था गौतम बुद्ध, उसकी जो जानकारी मिलती है किस चीज़ की, यहाँ से गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ, तो यहाँ से क्या है, गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं। तो अशोक के समकालीन बेरार सभ्यता से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, साक्ष्य मिले हैं, तो पहली जो चीज़ है वो हो जाएगी गोल, क्या है, गोल बौद्ध मंदिर हैं वो मिले हैं कहाँ से, बेरार से। इसके अलावा जो बौद्ध मठ हैं उसकी जानकारी मिलती है कहाँ से, बेरार सभ्यता से। इसके अलावा जो बौद्ध स्तूप हैं, तो बौद्ध स्तूप हैं उनकी भी जानकारी मिलती है कहाँ से, बेरार सभ्यता से। इसके अलावा जो गौतम बुद्ध है उसकी जो मूर्तियां हैं वो भी मिलती हैं कहाँ से, बेरार सभ्यता के अंतर्गत से। इसके अलावा जो भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो भारत के अंतर्गत जो मंदिरों के अवशेष हैं भारत में मंदिर के अवशेष, भारत के अंतर्गत मंदिर के अवशेष हैं, अवशेष जो कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं कहाँ से, बेरार सभ्यता से, बेरार सभ्यता से मिले हैं। तो भारत में जो मंदिरों के जो अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं कहाँ से, सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम जो अवशेष मिलते हैं तो वो मिलते हैं कहाँ से, बेरार सभ्यता के अंतर्गत से मिलते हैं। कि भारत के अंतर्गत पहले मंदिर थे उनके अंतर्गत पूजाएं की जाती थी, इसकी जानकारी बेरार सभ्यता से मिलती है। इसके अलावा जो यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो किस चीज़ की जानकारी हो जाएगी, जो विदेशी यात्री आए थे भारत के अंतर्गत, तो एक यात्री आया था जो कहाँ से आया था, चाइना से। तो एक चीनी, जिसे क्या बोलते हैं, चीनी यात्री आया था जिसका नाम था, कौन सा, जो पहले चीनी यात्री कौन आए थे, तो हेवेन सांग, कौन आए थे, हेवेन सांग हैं, वो एक चीनी यात्री आए थे, कहाँ से, चाइना से आए थे। और यह कब आए थे, तो ये आया था 634 ईस्वी में, कब आया था, 634 ईस्वी के दौरान आया था। और इसने क्या किया है, बेराट की क्या थी, की थी, यात्रा की थी। तो बेराट की यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, तो वो था हेनसांग था, यात्रा की थी किसकी, बेराट की। तो चीनी यात्री हेनसांग ने 634 ईस्वी के अंतर्गत बेराट की क्या की गई थी, यात्रा की गई थी। हेनसांग के द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई थी, तो हेनसांग के द्वारा जो एक क्या लिखी गई थी, पुस्तक लिखी गई थी। और पुस्तक का नाम पूछेगा आपसे, कई बार पूछा भी जा चुका है, जिसका नाम क्या है, सी यू की। तो इसकी जो पुस्तक है, हेनसांग ने अपनी पुस्तक है सी यू की, तो सी यू की जो पुस्तक है हेनसांग की, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या लिखा है, बेराट को क्या लिखा है, पार यात्रा, क्या लिखा है, बेराट को क्या लिखा है इसके अंतर्गत, सी यू पुस्तक के अंतर्गत, तो इसको लिखा है
बैराट को पुस्तक में, तो किसमें, सीयू की जो पुस्तक है इनकी, उस पुस्तक में क्या लिखा है, तो पारयात्र, क्या लिखा है, पारयात्र लिखा है। किस चीज को, बैराट सभ्यता को पारयात्र लिखा गया है। किसके अंतर्गत, सीयू की पुस्तक, और कौन किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई थी। यह कब आया था, 634 ईस्वी में बैराट की यात्रा की गई थी, बैराट जयपुर की। इसके अलावा जो यहाँ पे ह्वेनसांग से संबंधित जो जानकारी मिलती हैं, जो राजस्थान के अंतर्गत से वो मिलती हैं, ह्वेनसांग ने, किसने, ह्वेनसांग ने क्या किया है, जो राजस्थान के अंतर्गत आया था, राजस्थान के अंतर्गत बैराट सभ्यता के अंतर्गत आया था, इसके बाद में इन्होंने क्या किया है, भीनमाल, तो अपनी पुस्तक सीयूकी के अंतर्गत उल्लेख मिलता है कि भीनमाल है, इसको इन्होंने किस नाम से लिखा है, तो पोलो बोलो, किस नाम से लिखा गया है। ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि पोलो बोलो संज्ञा है, भीनमाल का जो प्राचीन नाम है वो है पोलो बोलो। और पोलो बोलो किस चीनी यात्री ने भीनमाल को कहा है, तो ह्वेनसांग ने कहा है। तो ह्वेनसांग के द्वारा भीनमाल को पोलो बोलो की संज्ञा दी गई है, पोलो बोलो कहा गया है। इसके अलावा तथा यहाँ से इन्होंने क्या किया है, अपनी पुस्तक है जिसके अंतर्गत गुर्जर शब्द है, क्या है, गुर्जर जो शब्द है, गुर्जर जाति के लोगों को क्या कहा है, तो इन्होंने गुर्जर जाति के लोगों को कहा है कुचेला, क्या कहा गया है, कुचेला। तो कुचेला नाम से संबोधित किया गया है गुर्जर लोगों को। और भीनमाल जो जगह है उसको कहा है पोलो बोलो, क्या लिखा गया अपनी पुस्तक में, पोलो बोलो लिखा गया था। इसके अंदर का वर्णन मिल रहा है कि मैं पोलो बोलो गया था, वहां से मैं कुचेला जाति के लोगों से मिला था। तो इससे हमें ये साक्ष्य मिलते हैं कि इन्होंने किस चीज को, गुर्जर जाति के लोगों को क्या कहा गया, कुचेला कहा गया है, और भीनमाल के कहा गया है पोलो बोलो कहा गया है। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा चुके हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जानकारी मिलती है किससे, बैराट सभ्यता के अंतर्गत से, वो मिलती है विदेशी जो शासन है और विदेशी जो आक्रमण की जो जानकारी भी कहाँ से मिलती है, बैराट सभ्यता के अंतर्गत से मिलती है। किसकी मिलती है, विदेशी शासन की, विदेशी के शासन कि यहाँ पर विदेशियों का क्या रहा था, शासन रहा था, और क्या हुआ था, आक्रमणों। तो विदेशी आक्रमणों की भी जानकारी मिलती है किससे, बैराट सभ्यता से। तो विदेशी शासन की भी जानकारी मिलती है, इसके अलावा विदेशी आक्रमणों की भी जानकारी मिलती है, कहाँ से, बैराट सभ्यता से मिलती है। यहाँ से क्या है, एक जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से हमें सिक्के मिले हैं, तो वो किस चीज के मिले हैं, तो यूनानी शासक, यूनानी शासक, तो यूनानी शासक कौन थे, उसका नाम था मिनांडर, कौन था, मिनांडर। तो यूनानी शासक मिनांडर हैं, उसके क्या मिले हैं, यहाँ से उसके सिक्के मिले हैं, यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले हैं। बैराट सभ्यता के अंतर्गत से क्या मिले हैं, यूनानी शासक थे जिसका नाम था मिनांडर, तो मिनांडर के सिक्के मिलते हैं बैराट सभ्यता के अंतर्गत से। इससे हमें अनुमान लगता है कि यहाँ पर विदेशियों का शासन रहा होगा या फिर विदेशियों के आक्रमण की जानकारियां मिली हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनांडर के क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं, जो कि कहाँ के थे मिनांडर शासक, यूनान के शासक थे। इसके अलावा हमें जो बैराट सभ्यता के अंतर्गत से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है किस चीज़ की, इसके अलावा हमें यहाँ से जानकारी मिलती है तो हून शासक कौन थे, महिर कुल और तोरण मार्ग के जो आहत है इनकी क्या है, पंचमार्ग मुद्राएं हैं, वो कहाँ से मिलती है, बैराट सभ्यता के अंतर्गत से मिलती हैं। क्या मिलती है, हून शासक महिर कुल और तोरण मार्ग की जो आहत क्या है, पंचमार्ग जो मुद्रा हैं वो उनके साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, बैराट सभ्यता के अंतर्गत से मिले हैं। तो अपन देख लेते हैं क्या चीज, कौन कौन सी मुद्रा हो गई है अपन की, तो ये हो गई हून शासक, हून शासक महिर, क्या हो जाएगा, हून शासक महिर, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं महिर, हून शासक महिर कुल व तोरमान, क्या हो जाएगा, तोरमान है, तो तोरमान की क्या है, आहत, तो आहत, आहत, या फिर इसे क्या बोलते हैं, पंचमार्ग, क्या होती हैं, पंचमार्ग क्या मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं। तो महिर शासक, हून शासक महिर कुल व तोरण माल की आहत पंचमार्ग क्या मिली हैं, मुद्राएं हैं, वो कहाँ से मिलती हैं, बैराट सभ्यता के अंतर्गत से मिली हैं। ठीक है, इसके अलावा बैराट से कुल कितनी विदेशी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो बैराट के अंतर्गत से कुल कितनी विदेशी मुद्राएं प्राप्त हुई, तो विदेशी जो मुद्रा हैं भारत के बैराट के अंतर्गत से, तो विदेशी कुल जो मुद्राएं हैं वो बैराट के अंतर्गत से कितनी प्राप्त हुई हैं, तो वो मिली हैं कितनी, 36, तो 36 मुद्राएं मिली हैं।
तो 36 विदेशी मुद्राएं हैं वो बेरार से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा जो यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है बेरार सभ्यता के अंतर्गत से। तो वो मिलती है किस चीज़ की? तो वो मिलती है मुगल सम्राट अकबर हुए थे। कौन हुआ था? मुगल सम्राट अकबर हुए थे। तो अकबर ने क्या अकबर के द्वारा, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा यहाँ पर क्या की गई थी? टकसाल स्थापित की गई थी। क्या की गई थी? टकसाल स्थापित की गई थी। और टकसाल है, यह क्या काम आती थी? बेरार के अंतर्गत टकसाल स्थापित की गई थी, स्थापित। तो टकसाल है, इनका जो कार्य था यह गोल या पहिए के आकार के सिक्के ढाले गए थे। तो टकसाल बनाई गई थी। टकसाल जिसे बोलते हैं जहां पर क्या बनते हैं? सिक्के बनते हैं, उस स्थान को बोलते हैं टकसाल, या फिर इसको सांचा या ढांचा बोलते हैं। ठीक है, तो टकसाल स्थापित की गई थी। और टकसाल के अंतर्गत, इसके अंदर क्या किया जाता था? गोल या पहिए। तो गोल या पहिए के जो आकार की जो मुद्रा हैं, तो पहिए के आकार की मुद्राएं, तो गोल या पहिए के आकार की जो मुद्राएं हैं वह क्या है? मुद्राएं या सिक्के ढालने के लिए क्या की गई? टकसाल स्थापित की गई थी। कहां पर? बेरार के अंतर्गत। ठीक है, तो सिक्के ढालने के लिए, तो सिक्कों का निर्माण करने के लिए, सिक्कों को बनाने के लिए टकसाल का उपयोग किया जाता था। और टकसाल है, इसके अंतर्गत जो बेरार सभ्यता के अंतर्गत अकबर के द्वारा स्थापित की गई थी, जिसके अंतर्गत गोल या पहिए के आकार की मुद्राएं या सिक्के ढालने का कार्य किया जाता था बेरार सभ्यता के अंतर्गत। इसके अलावा बेरार से जो आमेर के शासक मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित क्या है? मान महल मिले हैं। क्या मिले हैं? बेरार सभ्यता के अंतर्गत जो आमेर के शासक जो मानसिंह है, उस जो प्रथम के द्वारा क्या किए गए? मान महलों का निर्माण किया है। उनकी भी जानकारी कहाँ से मिलती है? बेरार सभ्यता के अंतर्गत से मिलती है। चलिए दोस्तों, बेरार सभ्यता को हमने कंप्लीट थ्योरी कवर कर ली है। अभी इसका जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले पेज पे जाके अपने इसका रिवीजन करते हैं। तो बेरार जो सभ्यता है, यह सभ्यता कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में? तो ये किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है प्रेजेंट टाइम में? तो वो पाई जाती है जयपुर के अंतर्गत। जयपुर के अंतर्गत पाई जाती है। और यह जो किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? क्योंकि कोई ना कोई सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई हैं। तो बेरार सभ्यता बसी हुई है, तो वो किस नदी पर बसी हुई है? तो बाणगंगा नदी के किनारे पर बसी हुई है। बेरार सभ्यता के अंतर्गत पहाड़ियाँ हैं। तो पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो है बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी पहाड़ी, गणेश डूंगरी पहाड़ी और महादेव डूंगरी पहाड़ियाँ। ये हैं डूंगरी जिनके पीछे लग रहा है, वो जयपुर के अंतर्गत हैं, बेरार सभ्यता से संबंधित हैं। ठीक है, तो बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी आपको याद रखना है। गणेश डूंगरी पर क्या बना है? गणेश जी का मंदिर बना है जो फेमस है। इसके अलावा जो बेरार सभ्यता है, इसकी जो खोज की गई थी, तो वो की गई थी 1922 ईस्वी में की गई थी। और खोजकर्ता कौन थे इसके? तो वो थे दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई थी 1922 ईस्वी में। इसका जो उत्खनन किया गया है बेरार सभ्यता का, वो किया गया है 2 बार। तो प्रथम बार किया गया था 1936 ईस्वी के अंतर्गत। किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दूसरी बार किया गया था 1962-63 ईस्वी के अंतर्गत। 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था, एक तो नील रतन बनर्जी के द्वारा और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर के 1962-63 ईस्वी में उत्खनन किया था बेरार सभ्यता का। इसके अलावा यहाँ से क्या मिलते हैं? आदि मानव काल के चट्टानी चित्र मिले हैं। चट्टानों पर आदि मानव काल के क्या बन रहे हैं? मानवों के चित्र बन रहे हैं। इसलिए इसे पुरातत्व की क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया है बेरार सभ्यता को। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो यहाँ से जो जानकारी मिलती है बेरार सभ्यता से, वो मिलती है मत्स्य महाजनपद की। तो जो मत्स्य महाजनपद था, उसकी जो राजधानी थी, तो वो राजधानी कौन सी थी? विराटनगर थी। ठीक है, यहाँ से जो पांडवों के जो अज्ञातवास, जो पांडवों और कौरवों के बीच में राज्य को लेकर के जो एक खेल खेला गया था चौसर, जिसका नाम मामा शकुनी से जोड़ा जाता है, जिसका संबंध, तो चौसर खेल के दौरान पांडवों की हार होती है छल की वजह से। तो इनको मिलता है 13 वर्ष का वनवास, जिसके अंतर्गत 12 वर्ष का तो वनवास होता है और 1 वर्ष का क्या होता है? अज्ञातवास। तो 12 वर्ष का वनवास काटने के पश्चात जो पांडवों ने अज्ञातवास का जो 13वां वर्ष था, उसकी जो जानकारी मिलती है जो विराटनगर से मिलती है। और राजा विराट के यहाँ पर उन्होंने अपना 13वां वर्ष काटा था, व्यतीत किया था। इसके अलावा जो मौर्य सम्राट अशोक है, उसके जो मौर्य सम्राट अशोक के बीजक डूंगरी से एक शिलालेख मिलता है, जिसका नाम है भब्री लघु शिलालेख है। भब्रू लघु शिलालेख किसका है? अशोक सम्राट का। यह शिलालेख है जो किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। यह शिलालेख जो भब्रू लघु शिलालेख है, यह किस लिपि के अंतर्गत लिखा गया है? तो वो लिखा गया भब्री लिपि के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा जो भब्रू
लघु शिलालेख है ये अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है। इस शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो कि अशोक है वो बौद्ध धर्म की से संबंधित थे, बौद्ध धर्म को अपना रखा था किसने? सम्राट अशोक ने। इसके अंतर्गत जो बौद्ध बहुबरी शिलालेख के अंतर्गत त्रिरत्न, बुद्ध के जो त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है इस शिलालेख पर। भब्बरी जो शिलालेख है इसकी जो खोज की गई थी तो वो की गई थी 1837 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? तो कैप्टन विलियम बर्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन विलियम बर्ड के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जो बहुबरी शिलालेख है, जो कनिंघम थे, सम्राट कनिंघम, उन्होंने क्या किया है? बहुबरी शिलालेख को जयपुर से उठाकर कहाँ ले गए थे? कलकत्ता ले गए थे। और कलकत्ता के अंतर्गत अब ये प्रेजेंट टाइम में जो ये शिलालेख है ये कहाँ पर है? द रॉयल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ क्या है? जो संग्रहालय है कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता संग्रहालय के अंतर्गत क्या है? प्रेजेंट टाइम में रखा हुआ है बहुबरी शिलालेख। नेक्स्ट जो जानकारी मिलती है यहाँ से वो मिलती है अशोक कालीन क्या मिले हैं यहाँ से? तो गोल बौद्ध मंदिर मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? गोल बौद्ध मंदिर जो मिलते हैं अशोक कालीन, उनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा बौद्ध मठ मिले हैं कहाँ से? बेरार सभ्यता से। इसके अलावा जो बौद्ध स्तूप की जानकारी मिलती है वो भी बेरार सभ्यता से मिलती है। इसके अलावा जो गौतम बुद्ध की हैं क्या है? मूर्तियाँ मिली हैं, वो भी बेरार सभ्यता के अंतर्गत से मिली हैं। नेक्स्ट जो जानकारी मिलती है वो भारत में मंदिरों के जो अवशेष हैं, जो सर्वप्रथम मंदिरों के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? बेरार सभ्यता के अंतर्गत से मिले हैं। सबसे जो प्राचीन मंदिर मिले हैं वो भी बेरार सभ्यता के अंतर्गत से मिले हैं, और अवशेष मिलते हैं मंदिरों के तो बेरार सभ्यता से मिलते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे एक यात्री आए थे, विदेशी यात्री, जिसका नाम था हेनसांग, और ये कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। तो चीनी यात्री हेनसांग आए थे। यह कब आए थे? 634 ईस्वी में आए थे, और इन्होंने क्या किया है? बेराट की यात्रा की गई थी। तो चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में, जिस पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी, तो सीयूकी के अंतर्गत बेराट को अपनी पुस्तक में क्या नाम दिया गया है? तो वो दिया गया पार यात्रा। क्या दिया गया? पार यात्रा नाम दिया गया है किसको? बेराट को। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो हेनसांग थे इन्होंने जो भीनमाल एक जगह पड़ती है, भीनमाल को क्या कहा गया है? पोलो भोलो कहा गया है। क्या कहा गया है? भीनमाल को पोलो भोलो कहा गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक में गुर्जर समाज के लोगों को क्या लिखा है? कुचेला। क्या लिखा है? कुचेला लिखा है। गुर्जर शब्द के लिए कुचेला शब्द यूज किया है, और भीनमाल के लिए पोलो भोलो शब्द यूज किया गया है। इसके अलावा जो विदेशी शासन और आक्रमणों की जानकारी भी कहाँ से मिलती है? बेरार सभ्यता से मिलती है। यहाँ पर क्या मिले हैं? यूनानी शासक जो मिनांडर था, यूनानी शासक कौन थे? मिनांडर, उसके सिक्के मिलते हैं, जिससे अनुमान लगता है कि यहाँ पर क्या या तो विदेशियों का शासन रहा होगा या फिर विदेशियों के आक्रमण हुए हैं, जिसके कारण ये मुद्रा यहाँ पर मिली हैं। हुन शासक महिरकुल और तोरमान की जो आहत क्या है? पंचमार्ग जो मुद्रा हैं वो भी कहाँ से मिलती है? बेरार सभ्यता से मिलती हैं। और विदेशी कुल विदेशी मुद्रा हैं वो कितनी हैं? 36 मुद्रा हैं, वो मिलती हैं कहाँ से? बेरार सभ्यता से। तो बेरार सभ्यता से कुल कितनी विदेशी मुद्रा मिली हैं? तो 36 मुद्रा मिली हैं। तो सम्राट अशोक के द्वारा क्या किया गया था? टकसाल स्थापित की गई थी। कहाँ के अंतर्गत? बेरार जयपुर के अंतर्गत की गई थी टकसाल स्थापित। टकसाल क्या होती है? सिक्के ढालने की जो क्या होती है? फैक्ट्री, गोदाम होता है, कारखाना होता है, तो उसे बोलते हैं टकसाल। तो इसके अंतर्गत जो अकबर के द्वारा गोल और पहिए के आकार की मुद्राओं के जो सिक्के ढालने का कार्य है वो किसके अंतर्गत किया गया था? बेरार सभ्यता के अंतर्गत टकसाल स्थापित करके किया गया था। इसके अलावा यहाँ से जो बेरार सभ्यता से आमेर के शासक मानसिंह के द्वारा, जो मानसिंह जो प्रथम थे, उसके द्वारा निर्मित कौन सा है? मान महल मिलता है। क्या मिलता है? मान महल की जानकारी मिलती है कहाँ से? बेरार सभ्यता से। चलिए दोस्तों, तो हमने फर्स्ट वीडियो में कालीबंगा सभ्यता को कवर कर चुके थे। ये जो सेकंड वीडियो है इसके अंतर्गत हमने बेरार सभ्यता को कंप्लीट कवर कर चुके हैं, जो कि दोनों सभ्यता क्या थी, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी और इनका थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा था। अब जो सभ्यता है हम एक साथ में दो सप्ताहों को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी पहली वीडियो को देखिए, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी मेहनत है और लोगों के काम आ सके और आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो सके। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।